अस्सलाम वालेकुम। वारूम से खुशामदी लाइव जामी का खुसूसी प्रोग्राम आप वारूम से देख रहे हैं। मैं आपके साथ अजमल जामी। सूरत हाल ये है, कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है DGI की, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की, और उसमें डिटेल्स के साथ जो अभी तक का सिनेरियो है वो आपके सामने रखा गया। 2 से 3 बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो मुझे देख। एक तो ये जो स्ट्रेटेजिक और काइनेटिक ऑपरेशंस हैं और ये जो जंगी जुनून है भारत का, इस सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट शय है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसके ऊपर इंडिया ने हैवीली रिलायंस शुरू कर दिया है, प्रोपेगेशन शुरू कर दिया। सो डोंट बाय एनीथिंग फेक। ये जो टीवी इमेजेस, पुरानी वीडियोस और ऐसे नोटिफिकेशंस के एज इफ कोई इमरजेंसी लग गई है, ये बिल्कुल मन घड़त खबरें हैं। ऑल इज वेल। और ये भी तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इज़हाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि सब कुछ अमन सुकून के साथ ज़िंदगी मामूलात पे है, पैनिक में बिल्कुल ना जाएं। यही दुश्मन का असल मकसद है कि सबकी आड़ में पैनिक मूड स्विच किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए, जाली खबर, जाली मालूमात दी जाए। तो आज की इस शो में सबसे अहम 3 नुक्ते हैं। जो भारतीय ड्रोन हारप इसराइली मेड वो उन्होंने भेजे पाकिस्तान में, उनको कैसे गिराया गया, उन्हें अंदर क्यों आने दिया गया और भारत इससे क्या मकसद हासिल करना चाहता। अब ये कुछ स्ट्रेटजिक नोयत के मामलात होते हैं जिनके ऊपर आम फहम ज़ुबान में मालूमात को पब्लिक करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको आश्कार कर रहे हैं। बट फाइनली आज इत्तला मिली कि 29 ऐसे ये ड्रोन थे जिनको मार गिराया गया है और कोई नुकसान नहीं है सच हुआ, माँ सिवाय एक आधे वाक़े में जहाँ कुछ चीज़ें डैमेज हुई, 3-4 अहलकार ज़ख्मी हुए। अदर दैन दैट ऑल इज़ वेल। और सबसे अहम खबर ये थी कि भारत ने ननकाना साहब में सिखों के मुक़द्दस मकाम को भी इस ड्रोन के ज़रिए हिट करने की कोशिश की। इसके साथ दूसरी खबर ये जोड़ें कि रात गए और आज दिन तक भारतीय मीडिया, भारतीय चैनल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सिखों का इंतहाई मुक़द्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल अमृतसर, उसे पाकिस्तान ने हिट करने की कोशिश की। अब ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया भर में रहने वाले सिख पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में अपनी मजहबी मकामात के हवाले से एक नरम गोशा रखते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब तमाम जो ट्रैवलिंग और वीज़ास बैन किए माँ सिवाय सिख यात्रियों के लिए, लेकिन सिखों ने इस प्रोपेगेंडे को बाय करने से इनकार किया है। ये बड़ी बारीक एक्सप्लॉय था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। दूसरी बात, इन ड्रोन्स को मार गिराने के बाद जो राफेल की परफॉर्मेंस थी, जो भारत ने 5 अपने त्यारे गंवाए, उसके ऊपर फ्रांसीसी मौखर अखबार है। वही फ्रांस जहां से भारत ने राफेल लिए, वही राफेल जिसका बहुत चर्चा था कि हमने उसके जरिए स्ट्राइक करना है। तो फ्रांसीसी अखबार है ले मोंडे, उसने खबर छापी है कि जो इस भारतीय एयरफोर्स की कमज़ोरियां हैं वो परसों रात खुलकर सामने आई। CNN ने तस्दीक कर दी राफेल गिरने की, रॉयटर्स ने तस्दीक कर दी, और तमाम इंटरनेशनल अखबारात की जो झलकियाँ हैं वो आपकी खिदमत में स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। राइट नाउ होशमंदी की ज़रूरत है, कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है टू डील विद दिस वॉर मोंगरिंग बाय द इंडियंस। इस सब पर बात करने के लिए आज दिन भर जो कुछ हुआ ड्रोन्स की आड़ में और पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा कि हमने कल रात 15 मकामात थे भारत के जिनको हिट करने की कोशिश की, और मिसाइल भी जो दिखाया इंडियन चैनल्स ने गिरा हुआ डेब्रीज में, जो हिस्सा प्रोजेक्टाइल का दिखाया। यानी वो आज DGI ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी सिनेमा से बाहर निकलकर, थिएटर से बाहर निकलकर हकीकत में है, क्योंकि वो जो सबूत आप दे रहे हैं कि ये देखें ये पाकिस्तान ने हिट करने की कोशिश की और उसे न्यूट्रलाइज़ किया, तो वो जिस जगह घिरा है वहाँ पे खुश्क घास है। कैसा चमत्कार है कि वो घास तक नहीं जला। ये इसीलिए कहा गया कि सिनेमा से निकल के आप हकीकत में आएँ। इस पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा महमूद साहब को, आप साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, रेयर एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब को, दिफाई तज़िया निगार हैं, और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज महमूद साहब को। आप तीनों को खुश आमदीद। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा पहले एयर वाइस मार्शल साहब की जानिब रुख करूँ, क्योंकि ड्रोन और तैयारों का जिक्र हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद हिम। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये जो मैंने इंट्रो में बताया कि हारोब जो ड्रोन्स भारत ने लॉन्च किए, उसका बुनियादी पर्पस टू कलेक्ट द डेटा एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम होता है। अवाम इस मखमसे में पड़ गए, आने क्यों दिया, मारने में देर क्यों की। ये पहले आसान लफ्ज़ों में अवाम को समझा दें कि इसका प्लॉय क्या था भारत का इन ड्रोन्स को लॉन्च करने का, एंड किस तरह सक्सेसफुल इसको हमने मैनेज किया। जी देखिए, आपने अपने क्वेश्चन में ही आधा तो जवाब आपने खुद दे दिया, लेकिन इसकी थोड़ी हम तरतीब चेंज करते हैं। देखिए, जो इस तरह के ड्रोन हैं और जंग के हम जिस फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं, हमें सबसे पहले तो अपने आप को इन टाइम एंड स्पेस हमें प्लेस करने की ज़रूरत है। और वो बात ये है कि ये फुल स्पेक्ट्रम जंग भारत ने हम पे मुसल्लत कर दी है।
और फुल स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक काइनेटिक वॉरफेयर है जिसका जो है ना अमली मुजाहरा दोनों तरफ से परसों रात के जो है हुआ, जिसमें हमने उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज़ में जो है मिसाइल से अटैक किया और हमने उन मिसाइल के लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करते हुए उसमें से जो है 5 तैयारे मार गिराए। तो वो तो थी काइनेटिक एप्लीकेशन। अब उसके साथ साथ उसकी साइड लाइन्स पे साइबर डोमेन में और इंफॉर्मेशन डोमेन में भी भारत ने जो है अपना काम शुरू कर दिया। तो आज जो जिन ड्रोन की आप इनग्रेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे शहरों में सेटल्ड एरिया में भेजने का जो सबसे पहला मकसद है ना, वो ये है कि वो हमारे दिफाई निज़ाम को लोगों की नज़रों में डिसक्रेडिट करना चाहते हैं कि देखिए जी हम किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। और ये उससे क्या होगा कि जब इस वक्त जो हमारी कौम जो है वो यकसुई के साथ मुकम्मल जो है ना इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वो फोकस्ड हैं भारतीय जो है ना एग्रेशन का मुकाबला करने के लिए, तो उनके जहनों में ये एक जो है ना वो अपना एक बयानिए का एक हिस्सा जो है उसको प्लांट करना चाहते हैं कि जी हम भारत जो है वो किसी भी जगह पहुंच सकता है। तो एक तो ये मकसद है, तो वी नीड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दैट। सही सही आपके चैनल की वसातत से मैं ये बात कहना चाहूँगा। और दूसरी बात आपने खुद बता दी कि इस तरह के जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ये बेसिकली इस फेज पे या जंग की इस जो है ना जो आप इसे कह लें कि जो इवॉल्विंग स्टेट है उसमें इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल भी अपडेट करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपका दुश्मन के जो ग्राउंड बेस्ड डिफेंसेस हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। तो हम लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे साथ में मेरे साथ में इजाज़ साहब मेरे साथ में फैसल शाह साहब और रज़ा महमूद साहब भी जुड़ गए, उनसे मैं बात करूंगा। फैसल साहब, अब ये हारोप वाली कहानी जो है 70 से 80 चलाए गए और यहाँ पहुंचे 30 के करीब 29 के करीब मार तो गिराया गया, इनको डील करने का तरीका और इनकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इस निज़ाम से, इस ड्रोन से पाकिस्तान डील करने के लिए वेल इक्विप्ड है? थैंक यू अजमल जामी मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। सर देखिए ये जो ड्रोन्स होते हैं ये एयरक्राफ्ट से छोटे साइज में होते हैं और इनका जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यानी उतना इनका एरिया जो कि रडार कैच कर सकता है वो कम होता है। ठीक। तो ये तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करते हैं और स्लो मूविंग होते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए इनको नीचे आना पड़ता है। और जब ये नीचे आते हैं तो एक खास ऊंचाई पे या एक खास हद पे ये रडार भी इनको कैच कर लेता है और उसके बाद फिर ये आपकी वेपन्स की रेंज में भी आ जाते हैं। तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि ये ऊपर ट्रेवल करते हुए आए हैं और जब ये नीचे आए हैं अपने काम करने के लिए, इसमें सर्वेलेंस भी ड्रोन्स हो सकते हैं और इसमें कॉम्बैट ड्रोन्स भी हो सकते हैं जो कि एमुनिशन साथ लेकर आते हैं। तो वो जब उस हाइट पे आए हैं जहाँ रडार ने इनको कैच किया है, उसके बाद इनके खिलाफ फायर किया गया और इनको गिरा दिया गया और ये 29 के 29 गिर गए और ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच नहीं कर पाए। अगर ये अपना काम कर जाते तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर गए। अब ये ड्रोन और एयरक्राफ्ट में बेसिकली लोगों को ये फर्क करने की जरूरत है कि एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है और फजा में आता है तो उसका पता बहुत पहले पता चल जाता है। हमारी जो देखने की सलाहियत है, जो हमारे रडार्स हैं, वो बहुत माशाल्लाह इस काबिल है कि हम बहुत दूर से पता करा लेते हैं कि हमारे दुश्मन के खास तौर पे जो इंडिया के जहाज हैं वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो कंप्लीट पिक्चर हम मेंटेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ड्रोन्स क्योंकि छोटे होते हैं तो वो फिर एक खास हद पे आके पता चलता है और उनके खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उसमें गन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, तो वो उनको हिट करते हैं और उनको उनके काम करने से रोकने को कामयाबी कहते हैं।
बिल्कुल ठीक। शाह साहब मेरे साथ ही रजा महमूद साहब जुड़े हैं हमारे साथ। रजा साहब, मार्को रूबियो का फ़ोन भी आया, अब सऊदी भी इसमें इंगेज्ड हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी गए वहाँ पे भारत में, उनकी जो फॉरेन सेक्रेटरी वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 15 मकामात पे पाकिस्तान ने कल हिट करने की कोशिश की, न्यूट्रलाइज हमने किया। पहलगाम वाक़े की जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन उसके लिए भी वो विलिंग नहीं है। राइट नाउ जब एक जंग की सी सूरत हाल है, इसमें डिप्लोमेटिकली हम कहाँ खड़े हैं? हाउ टू डील विद इंडियाज एग्रेशन राइट नाउ डिप्लोमेटिकली? थैंक यू सो मच जी। आई थिंक डिप्लोमेटिकली हम बड़ी अच्छी जगह खड़े हैं। उसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। डिप्लोमेटिकली अगर हम सक्सेसफुल ना होते तो अभी तक हम आइसोलेट हो चुके होते, और वर्ल्ड की जो बिगर पावर्स हैं एंड स्मॉलर एंड एवरीवन जो है वो कह रहा होता है इस वक्त कि पाकिस्तान जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन द टेररिज्म, या ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में। हाउएवर उनका नैरेटिव बाय नहीं किया गया, और अभी हो ये रहा है कि अभी अगर आप कहते हैं डिप्लोमेटिकली कहाँ खड़े हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये बात कह दी है। पहले तो उन्होंने कहा इट इज़ अ शेमफुल एक्ट, नंबर 2 उन्होंने कहा कि आई एम मॉनिटरिंग इट, अगर ज़रूरत हुई तो आई विल गेट इनटू इट, और इट शुड एंड। दैट मीन्स कि डिप्लोमेटिकली आप सक्सेसफुल हैं। यही पाकिस्तान चाहता है कि ये ज़्यादा एस्केलेट ना हो, बिकॉज इट इज़ नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज। ना ही दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा है, ना ही दोनों मुल्क के लोगों के लिए, ना इकोनॉमी के लिए, और ना ही वर्ल्ड के लिए, कि बिकॉज वॉर जो है वो फिर बढ़ जाती है, एस्केलेट करती है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम के देखें कि वो लोग बोल रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं मिस्टर रूबियो, उनकी आज भी कॉल आई है वज़ीर आज़म को, उन्होंने मोदी साहब को की है। ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद आए हुए हैं। टर्की आपके सपोर्ट में बोल रहा है, KSA, UAE, कतर और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं कि जी नंबर 1 उनका ये ना कहना कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं ये आपकी सक्सेस है। नंबर 2 उनका ये कहना कि इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, ये सक्सेस है। और 3 बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अप्रिशिएट भी कर रही हैं कि पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है वो भी, और पाकिस्तान का स्टांस भी, और पाकिस्तान का स्टाइल भी, कि पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है और पाकिस्तान बहुत इफेक्टिवली रिएक्ट कर रहा है। और ये आप लोगों ने खुद ही बात कर दी कि सबसे बड़ा तो इफेक्ट ये हुआ कि आज वो जहाज नहीं भेज पा रहे। अगर वो सक्सेसफुल होते इनिशियली, और हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। इनिशियली उनको जैम कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिकली सब ने मिल के किया, उसमें ज़ाहिर साइबर वॉरफेयर जो हमारे विंग्स एंड डायरेक्टरेट्स हैं वो भी शामिल है। नंबर 2 सेकेंड टाइम भी उनको मुल्क के अंदर नहीं आने दिया। और थर्डली ये है कि उनको उनके मुल्क में इंगेज करके 5 जहाज़ों को गिरा दिया, स्पेशली द राइफल्स को। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिकली भी ये एक सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलिटरीली भी वी हैव कन्वेड अ वेरी गुड मैसेज। अभी जो बात कर रहे थे एयर मार्शल साहिबान कि एयरफोर्स एयर डिफेंस और ग्राउंड एयर डिफेंस दैट इज द आर्मी, उन्होंने मिल के अभी देखें कि टॉल ऑफ द ये जो है किल ड्रोन्स कह लें या फॉलन ड्रोन्स इज नाउ 29, और इसको अगर आप देखते हैं तो ये कोई $200 मिलियन तो ये बन जाते हैं। आई थिंक ये कुछ 700-800 मिलियन डॉलर का तो एक ड्रोन है। बाकी इसको अगर बाकी कॉस्ट लगाएं वो भी और ज्यादा है। तो अभी इस चीज में भी वो प्रेजेंटली दे डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल, कि उन्होंने पहले जहाज नहीं भेजे दोबारा, तीसरी बार कि किल हो जाएंगे जहाज उनके या हिट हो जाएंगे, तो दे रिजॉर्टेड टू दिस। और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज गिवन अ वेरी वेरी बिफिटिंग रिस्पांस। मेरे साथ ही रजा साहब, मेरे साथ ही मैं एजाज महमूद साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये इससे पहले रॉयटर्स ने, CNN ने स्टोरी कर दी राफेल के ऊपर, पूरी दुनिया में जो छपा इसके ऊपर मैंने वो अपनी इंट्रोडक्शन में दे दी है। ये लेमोंदे जो फ्रांसीसी अखबार है जहाँ से राफेल लेते हैं फ्रांस से ही, उसने लिखा है इंडिया की वीकनेसेस एयरफोर्स के सामने खुल के आई हैं। हमारे पास तो राफेल नहीं है, तो हमने उनकी वीकनेसेस को कैसे फिर एक्सपोज किया होगा? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक आपके नाजरीन के लिए कमेंट देना चाहूँगा अबाउट एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखिए जी, मेरी जो लास्ट असाइनमेंट थी, आई वाज एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयर डिफेंस कमांड। ठीक, फिर तो आप रेलेवेंट तरीन बंदे हैं राइट नाउ ड्रोन को डिस्कस करने के लिए। जी, तो एयर डिफेंस हैज बीन माय ब्रेड एंड बटर। तो मैं सिर्फ, क्योंकि आजकल जो है उसकी बात ना करें, मैं आज से 20 साल पहले की बात बताऊं। 20 साल पहले ज़माना अमन में एक भारतीय ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस की तरफ आया और हमने उस वक्त भी उसको मार गिराया था। ठीक है ना? तो आप ये देख लीजिए कि 20 सालों में हम कहां तक पहुंच चुके होंगे।
जबकि अब हम ड्रोन खुद बना रहे हैं, हम हर किस्म के ड्रोन खुद बना रहे हैं। तो हमारे लिए जो है ना, किसी के जहन में ना दुश्मन के जहन में अब हार्म होना चाहिए और ना ही हमारी कौम को इसके बारे में कोई जो है ना प्रॉब्लम होना चाहिए कि हमारा एक क्रेडिबल एयर डिफेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल शामिल हाल होना चाहिए, बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बड़े यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक वेटरन की हैसियत से कि आज इस वक्त जो हमारी एयर डिफेंस की सलाहियत है और जो रिजॉल्व है, ये हमारे यंगस्टर्स तो जी इनको रोकना मुश्किल है। आप ये समझिए कि वो आप कह रहे हैं कि कर गुजरेंगे। नहीं, आप ये यंगस्टर से मुराद आपकी जो हमारे फाइटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो जंगी जहाज उड़ाते हैं, उनकी बात हमारे कर रहे हैं। पायलट्स, अच्छा। हमारे वो एयर डिफेंस ऑफिसर जो इस वक्त जमीन पे बैठे हुए, हमारे जो डिफेंसेस हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, जो ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब उनका अपना काम शुरू करेंगे तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, मैं शाह साहब के पास जाने से पहले जरा इसी से मैं शाह साहब के पास जाने से पहले एक और सवाल। राफेल की तरफ, जी राफेल की पहले बात सुनाए। जी राफेल की मैं बात कर लूं। देखिए जी, हिंदुस्तान की फिजाइया साइज में बड़ी है, हमेशा से रही है, क्योंकि उनका इकोनॉमी बड़ी है, तो जाहिर है वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनके पायलट्स की महारत, जो भी मशीन उनको लेके दे दें आप, वो मशीन आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैन मशीन इंटरफेस कर जो है ना, वो उनका एक वीक एरिया रहा है। दूसरी बात, मेंटेनेंस, वो उनकी मेंटेनेंस इस कदर खराब है। अगर आप उनका सिर्फ क्रैशेस का और एयरक्राफ्ट अक्रेंसेस का रिकॉर्ड देखें, तो पिछले 30 सालों में जो है ना कोई 500 उनके हादसात हो चुके हैं। तो हमारे उनके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स बैटल हार्डन हैं। हमारे पास जो भी प्लेटफॉर्म आता है, हम उसके ऊपर इक्विपमेंट को लेके उसके ऊपर मास्टरी हम अचीव करते हैं। हमारे पायलट्स जो हैं वो पीस टाइम में वॉर टाइम सिनेरियोज पे वो उसको ऑपरेट करते हैं, यानी जिसमें हम किसी फ्लाइट सेफ्टी कंसिडरेशन को या किसी वेदर कंसिडरेशन को हम उसमें नहीं देखते, और हम उन एक्सट्रीम लिमिट्स पे जाके अपने पायलट्स को ट्रेन करते हैं कि जिसका किसी भी दुश्मन के मैं ये जो मौजूद है ना, इसे मैं और भी आपसे डिस्कस करता हूँ। जरा एडमिरल साहब की मैं जो ओपिनियन भी ले लूँ। शाह साहब, ये जो इन्होंने गोल्डन टेम्पल वाला हवा बनाया और फिर ननकाना में एक ड्रोन भेजने की कोशिश की, इट लुक्स लाइक कि ये एक बड़ी डिलिबरेट अटेम्प्ट है टू प्रोवोक जो सिख हैं पूरी दुनिया में, उनको प्रोवोक करने के लिए। और फिर ये जो बार बार 15 जगहों को निशाना बनाया, 15 जगहों को निशाना बनाया, ये क्या कहानी आपको समझ आती है? अगर मैं आपको इजाज़त दें तो मैं छोटी सी ब्रेक ले लूँ। सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा है कि ब्रेक के बाद आके आपसे तफसीली जवाब आपसे ले सकते। और सर प्रोग्राम में शरीक हैं मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब, साबिक सफ़ीर भी हैं, रियर एडमिरल फैसल शाह साहब और AVM एजाज महमूद साहब। उनकी गुफ्तगू हम करें, लेकिन सवाल मैं छोड़ गया था शाह साहब के लिए। शाह साहब, ओवर टू यू नाउ। मैंने बड़ा लंबा सवाल आपकी खिदमत में रखा था, लोग मुंतज़िर हैं कि आप उस पर गुफ्तगू कीजिए। जी बिल्कुल, मैं खुद मुंतजिर हूँ उसको जवाब देने में। देखिए, ये बिल्कुल एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है जो ये वेज क्रिएट करना चाहते हैं, खलिश एक बीच में लाना चाहते हैं सिखों के और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? इसलिए कि जब से ये कज़िया शुरू हुआ है, जब से ओवरसीज सिख जो पाकिस्तान में सिख रह रहे हैं और वो कुछ सिख वो जो इंडिया में रह रहे हैं, उन्होंने बरमला पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। ये चीज मीडिया पे मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है। क्यों किया है? इसलिए कि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, इसने उनको भी नहीं बख्शा। ये अजीब सी आइडियोलॉजी है जिसने हर मजहब, हर अक़लियती मजहब जो इंडिया में पाया जाता है उसका पीछा लिया हुआ है। आप कश्मीर देख लीजिए, मस्जिदें वहां पे इन्होंने जलाई गिराई हैं। मणिपुर में इन्होंने गिरजा घरों को तबाह किया है जी। ये जो खालिस्तान की तहरीक है, इसकी लीडरशिप को कनाडा में इन्होंने कत्ल किया, यूएस में पकड़े गए प्लानिंग करते हुए कत्ल की, ऑस्ट्रेलिया में कत्ल की प्लानिंग करते हुए पकड़े हुए। इन तीनों कंट्रीज ने सबूत के साथ इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि आपके स्टेट एजेंट ये काम करते हुए हमारे मुल्कों में पकड़े गए हैं। ये एक बड़ा फैक्टर भी है बाय द वे, जिसकी वजह से इंडिया को इतनी इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली 22 अप्रैल के बाद से, जितनी उनको 2019 और 16 में 8 से 10 दिन में मिल गई, क्योंकि उनके अपने ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा लग चुका है। तो ये इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की।
कि ये उनके जो टेम्पल्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और इंडिया में, उनको भी निशाना बनाए और तासुर ये दें कि देखें पाकिस्तान आपको आपकी ना हिफाजत कर सकता है बल्कि उल्टा आपके टेम्पल्स पे अटैक कर रहा है। तो एक बहुत ही बेवकूफाना अमल है। उसको पता है कि पाकिस्तान का और सिखों का क्या रिश्ता है, वो कितनी चाहत रखते हैं पाकिस्तान के लिए और अकीदत रखते हैं, क्योंकि गुरु नानक की जगहें यहाँ पे मौजूद हैं जिसके लिए वो हर साल यहाँ पे आना चाहते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर इसीलिए बनाया उनकी फैसिलिटेशन के लिए, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमने इस तरफ शुरू किया। तो वो वेज ये क्रिएट कर नहीं पाएंगे, और ये सिख कम्युनिटी भी जानती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी जानती है, इंडिया के अंदर भी लोग समझते हैं और इंटरनेशनल जो ऑडियंस है वो भी समझती है। जहां बात आपने की कि जो 15 दफा अटैक का ये कह रहे हैं, तो जामी साहब आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब इंडिया पे अटैक किया है, छुपाया नहीं है बल्कि बताया ही है। आप देखिए 2019 ही ले लीजिए, उससे पीछे क्या जाना। अभिनंदन को पकड़ा, उसके 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को टीवी पे दिखाया, उसकी लाइव टेलीकास्ट दिखाई जब उसको हैंड ओवर कर रहे थे वाघा पे, तो बताया कि ये हमने पकड़ा था और ये हम इसको डिग्निफाइड तरीके से वापस कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये 6 और 7 की शब को हमने उनके 5 जहाज गिराए, जगहें बताई कि फला फला जगह हमने ये जहाज गिराए हैं, वहां से लोगों ने मलबा उठाया जाके। ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, जगह बताई। बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया, जगह बताई। 2019 में ये अभिनंदन के अलावा जब हमने बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद अटैक किया, तो आप ये देखिए कि हम उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर गए और उसके आसपास बम फेंक के आके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ली और आके बता दिया कि हमने ये काम। While their army chief was sitting there, ये वो वक्त है जब उनका आर्मी चीफ वहां था। जी, ये वो वक्त है जब उनका आर्मी चीफ वहां मौजूद था। सॉरी, मुझे आपकी आवाज मैं अर्ज कर रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम जब करेंगे अटैक, तो हमें जैसे डीजी आईएसपीआर ने कहा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को नजर आएगा, सुनाई देगा, महसूस हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रजा साहब आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूं कि अब ये जो इंडिया जिस तरीके से इसको प्रोसीड कर रहा है, चाहे वो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज हो, या 15 हमलों का इल्ज़ाम हो, या दुनिया भर के सामने केस बिल्ड करना हो, इसमें अहम तरीन नुक्ता ये है कि उन्होंने जो ये नाम दिया इसको ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी मांग में इंशाल्लाह कुछ भरा जाएगा बहुत जल्द, ये वो कहते हैं जी ये इट्स नॉट ओवर येट। अमित शाह जो एपीसी करके ये लोगों से मिल रहे हैं, इट मीन्स के उनके जो अज़ाइम है अभी बाकी हैं, फर्दर कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? क्योंकि इंडियन चैनल पे मैं देख रहा था कि जी 48 घंटों में भारत का बड़ा प्लान सामने आने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जामी साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में जो आपने बात की, और थोड़ा सा ऐड भी करूंगा प्लीज कुछ पिछले क्वेश्चंस में। सबसे पहले तो ये है जी कि वो उनको हमें थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने अपने जहाज बचा लिए, अच्छा, डर के बचाए जैसे भी कहे, तो वो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द अदर इक्विपमेंट, जैसे ड्रोन्स हैं कि ड्रोन्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान की रिस्पॉन्स है। ये उन्होंने 2 काम किए ना, ठीक। एक उन्होंने अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द ड्रोन्स टेस्ट कर ली, और दूसरा पाकिस्तान की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दैट पाकिस्तान कैन डाउन देम और नॉट। बाद में ये भी हो सकता है वो एक कॉम्बिनेशन में यूज कर दें कि एयर भी यूज हो रही है, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। नंबर 1 तो ये है जी। और नंबर 2 बात ये जी कि क्या अभी भी ऑपरेशंस जारी हैं कि नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, ऑल्दो वी एक्सपेक्ट कि जी अल्लाह ताला खैरियत करे और ये सारा कुछ खैरियत से एंड हो जाए और जल्दी एंड हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट सीक वॉर, पाकिस्तान डज नॉट सीक एस्केलेशन। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल रखी हुई है, डिफेंसिव ऑफेंसिव के। आप डिफेंड करेंगे देन यू गो फॉर द ऑफेंसिव एंड रिटेलिएशन इज मैसिव। तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं जी उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से भी जो है ये इट इज स्टिल कंटिन्यू टिल द टाइम एक ऑफिशियली इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स की मदद से और आपस में बातचीत होके और ये सबसाइड हो जाए और दोनों साइडें डिसाइड कर लें कि जी स्टैंड डाउन हो गया, सीज फायर हो गया। तो आपकी इजाजत से मैं 2 चीजों में सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, 2 क्वेश्चन से आपके। एक तो सिख मजहब और सिख भाइयों के बारे में। जी प्लीज। अगर आप गौर करें तो सिखिज्म की इब्तदा भी यहीं पे हुई। हाँ। जनाब गुरु नानक की पैदाइश भी यहाँ पे हुई, बिल्कुल। उनकी जो इनकारनेशन है वो भी यहाँ पे हुई डेरा बाबा नानक में।
और हसन अब्दाल में, और उसके बाद उनकी जो वापसी थी, वापसी का सफ़र भी उनका डेरा बाबा नानक से हुआ, तो उरूज भी यही हुआ। और अभी अगर सिख मज़हब जो है वो फल फूल रहा है, पनप रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और सिख दोनों मिल के इन जगहों की हिफाजत भी कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान और उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के, उनके लिए और पाकिस्तान की आवाम के क्या जज्बात हैं और कैसे हम लोग उनकी और उनके मज़हब की और उनके मज़हब की अहम यादगारों की हिफाजत कर रहे हैं। दूसरी बात जी मैं ऐड करना चाहता हूँ जामी साहब, अबाउट दी PAF। आपने पूछा था जी कि कैसे हमने उनकी वीकनेसेस पकड़ी और फिर उनको काउंटर किया। अब हमारे जो पायलट्स हैं जी, हमारी जो एयरफोर्स है, उसकी स्ट्रेटजी और कॉम्बैट ट्रेनिंग सुपीरियर है, जज्बा सुपीरियर है, ट्रेनिंग सुपीरियर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले तकरीबन 40 साल से हमारी एयरफोर्स कंटिन्यूसली एक कॉम्बैट सिचुएशन में, वॉर एंड टेरर में भी यूज़ होती रही है, रिकॉन्सेंस के लिए, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए, बॉम्बिंग के लिए। तो हम तो हर वक्त तैयार हैं। और माशाल्लाह हमारे जो पायलट्स हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत रिगरस है, जज्बा बहुत हाई है और इंटेलिजेंस का लेवल बहुत आला है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर दफ़ा, एयरफोर्स ने, आर्मी ने उनको मात दी और इस दफ़ा एयरफोर्स ने पहले से भी ज़्यादा शानदार तरीके से ये काम किया। ठीक। एजाज साहब, ये एयरफोर्स से जुड़ा ही सवाल आपके लिए। इज इट ट्रू कि ये जो एक सामने आई कि जी 70-80 से ज़ायद उनके जहाज़ परसों इन दी एयर थे और हमारे 30-35 थे जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में उनके जहाज़ों को अंदर नहीं आने दिया और फिर वो 5 मार भी गिराए। और फिर ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था किसी तज्जिए में कि प्रॉबेबली जो उनके राफेल अब नियर पाकिस्तान पार्क्ड थे हैंगर्स में, वो भी वहाँ से दूर ले जाए गए हैं। योर कमेंट सर। जी मुझे पूछा जी आप? जी एजाज साहब से मैंने पूछा। जी जी मैं अर्ज करूं जी, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं ये मीडिया में यही कोट हो रही है जी। तकरीबन 70 जहाज़ का पैकेज उनका था डिफरेंट क्लस्टर्स में, और हमारे 27 या 30 जो है जहाज़ उस वक्त कॉम्बैट एयर पेट्रोल में थे या स्क्रैम्बल होके एयर में पहुंचे। तो ये तकरीबन जो है ना, हमेशा से हम आउट नंबर्ड ही होते हैं और हम ट्रेंड ही इसी तरह है कि हमने इसी तरह ही अपनी जंग करनी है। तो ये तो कोई ऐसी जो है ना उसमें बात ही नहीं है। दूसरा जो आपने पूछा, देखिए भारत की जो डिस्पोजिशन है वो नॉर्थ टू साउथ, वो 3-3, 4-4 एयरफील्ड जो है ना म्यूचुअली सपोर्टिव, उनका वो एक क्लस्टर पाकिस्तान की जो बॉर्डर के साथ साथ वो उनका बना हुआ है जी। ऊपर जैसे आदमपुर, हलवाड़ा, पठानकोट से लेके तो नीचे जैसलमेर, जयपुर वगैरह, और फिर अल्टीमेटली बिल्कुल डाउन साउथ जो है उसमें बोझ, नालिया वगैरह उसमें शामिल हैं। तो ये एक्चुअली आइडियली तो उनको फॉरवर्ड पोस्टरिंग करनी चाहिए थी अगर वो अग्रेशन ही कर रहे थे। उन्होंने बजाय फॉरवर्ड पोस्टरिंग करने के उन्होंने अपने जहाज़ों को डीपर उन्होंने जो है ना रीलोकेट कर दिया और इन जहाज फॉरवर्ड एयरफील्ड को उन्होंने जो है फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अबैंडन कर दिया। लेकिन उससे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारे पास जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, हम उनके डीप इनसाइड 200 से 300 मील तक हम डे एंड नाइट देख सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़िया। हम और जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर हम स्टैंड ऑफ वेपन से उनके टारगेट्स को एंगेज भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये कोई परेशानी की या चैलेंजिंग बात है। एजाज साहब ये बड़ा इंडिया में छोटा सा सवाल है, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, ये जो बड़ा रौला डाला जाता है ब्राह्मोस मिसाइल का थ्रू राफेल, हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए जी, वो रौला तो वो आपको पता ही है ना, वो उन्होंने कितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपनी कैपेबिलिटी को वो बढ़ा चढ़ा के जो है ना करते हैं। वो जब वो क्या कहते हैं कि ये घोड़ा और ये मैदान, जब वो वक्त आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। मैं एक ब्रीफ सा कमेंट देना चाहता हूँ सिखों के बारे में। अच्छा, देखिए भारत में 7 सिस्टर स्टेट्स में अलहदगी पसंद जो है ना तरक्की तहरीकें चल रही हैं। कश्मीर का मसला कोर इशू है। खालिस्तान जो है वो
भारत हमेशा से हमें ये इल्जाम देता है कि खालिस्तान की तहरीक को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्या इतने बेवकूफ हैं कि जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो भारत को जो है ना, भारत की एक्चुअली हील बने हुए हैं, जो है हम उनकी इबादत गाहों को हम खुद जो है वो स्ट्राइक करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डजंट मेक एनी सेंस सर। एक छोटी सी, मुझे समझ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक के पास जाना, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने विक्रांत नामी कोई नेवल जो शिप है उनका, उसका बड़ा जिक्र किया और भेजा भी, वापस क्यों ले गए, ये शाह साहब से जरा बात करता हूँ मैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वार रूम से खुश आमदीद। दो खबरें मैंने जो प्रोग्राम शुरू में भी डिस्कस किया, अब उसमें एक एडिशन ले लें। एक तो सिखों के मुकद्दस मकामात का मैंने जिक्र किया कि उससे क्या मकसूद था भारत को, क्या उसका स्पिन देना था। अब दूसरा, भारतीय मीडिया ने ये खबरें उड़ाना शुरू कर दी कि जम्मू में हमला कर दिया पाकिस्तान ने, जम्मू पर हमला कर दिया। अब ये भी एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत इससे खबर दी जा रही है कि शायद जम्मू को हमला करने के बाद कश्मीर पे हमला किया जाएगा। सो ये खबर दोनों दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आज तर्जुमान पाक फौज ने कहा था जब हमला कहीं किया जाएगा तो फिर वो किसी मीडिया से उसकी खबर नहीं आपको देखनी पड़ेगी, और दुनिया को खुद इल्म हो जाएगा कि हमला हुआ या नहीं हुआ। शाह साहब, मैं ज़रा अब वो विक्रांत की और त्रिपाठी साहब उनके नेवल चीफ हैं, उनको अलहदा से बुला के मोदी साहब अकेले में मिलते हैं। मैंने सुना उनके जो चीफ हैं फौज के, उनके वो क्लास फेलो के बचपन के रहे हैं, त्रिपाठी जी। तो ये विक्रांत का बड़ा हमें बताया गया को बहुत बड़ी शिप है, पता नहीं सब मरीन क्या कुछ है उसके अंदर लगा हुआ। मुझे इत्तेफाक रहा आपके साथ समुद्रों में जाने का, तो ये विक्रांत की क्या कहानी है, उनको डील कर लेंगे आप उससे या नहीं? जी, मैं बिल्कुल उसकी कहानी बताता हूँ आपको। उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो वो जो 15 अटैक्स की आपने बात की थी ना, मैं थोड़ा सा उसमें एक मजे का खेज जी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो अटैक्स किए गए। ठीक, उन अटैक्स का कहा गया कि पाकिस्तान ने ये 15 अटैक्स किए हैं, वो क्यों, उसकी लॉजिक बनाई गई। देखें, ये जो 5 जहाज जब इनके गिरे, बड़ी हजीमत और खिफत की बात थी, और फ्रेंच अखबार ने भी लिखा है कि दिल्ली में खलबली मच गई थी कि ये राफेल कैसे गिर गया। तो उसके बाद अब उन्होंने कुछ बेचना था अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, ये तो कुछ तो बताना था कि हम भी किसी काबिल हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि हम ये ड्रोन भेजेंगे। अब ये ड्रोन्स भेजने के लिए दुनिया को ये तो नहीं कह सकते थे कि हमने इसलिए ये ड्रोन्स भेजे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे 5 जहाज गिरा दिए थे। तो ये कहानी बनाई गई कि जी 15 जगह पे पाकिस्तान ने अटैक किया और उसकी रिटेलिएशन में हमें ये ड्रोन्स भेजने पड़े या यूएवीज भेजने पड़े। तो ये इसका बैकग्राउंड है बेसिकली, और उसकी कल ही तो आज आपने देखा होगा DGISPR ने टेंजिबल एविडेंस के साथ खोली। अब आ जाइए विक्रम। देखिए, इंडियन नेवी के 2 फखर हैं, 2 प्राइड हैं, एक उनका एयरक्राफ्ट कैरियर और एक उनकी न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक, दोनों का हाल ये देख लीजिए आप कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने उनकी न्यूक्लियर सबमरीन को अपने पानियों के पास पकड़ा, लॉक किया और उसको वहां से भगा दिया। अच्छा, जब सबमरीन को एयरक्राफ्ट पकड़ लेता है तो सबमरीन के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो बच सके, ये शोर किल होता है। अच्छा, नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को रिसेंटली पाकिस्तानी नेवी ने, रिसेंटली नहीं, मैं पुलवामा के बाद 2019 में, ठीक, लॉक किया, पुलवामा के बाद उसे लॉक किया, पकड़ा, आइडेंटिफाई किया। जी, पुलवामा के बाद ये हुआ। अच्छा, ठीक, जारी रखें बात। मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, आई कैन हियर यू। मेरी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई कैन हियर यू सर, प्लीज कंटिन्यू, आई कैन हियर यू। अच्छा, ये पुलवामा के बाद हुआ था, ये तो सारा मीडिया में आया हुआ है, उसकी तो वीडियो चलाई गई। ठीक, आई गॉट इट। फिर उसको भगा दिया गया था, और ये पहली दफा नहीं हुआ था, ये पिछले 7 साल में 4 दफा हो चुका है। आपने किसी और मुल्क के बारे में सुना कि उसने अपने दुश्मन मुल्क की सबमरीन को पकड़ के भगाया हो? बड़ा मुश्किल काम होता है सबमरीन को समंदर में पकड़ना, लेकिन पाकिस्तान ने पकड़ के 4 दफा भगाया इंडियन सबमरीन्स को, उनके हवाले किया कि दे जाओ इसको, फिर किसी और अच्छे वक्त में लेकर आ। अच्छा, विक्रम की कहानी सुन लीजिए कि विक्रम का पता चला कि वो आए हैं 400-500 मील साउथ कराची में, और वहां टहल टूल के वो वापस चले गए, क्योंकि उनको आगे पाकिस्तान नेवी खड़ी हुई नजर आई, तैयार नजर आई। अब विक्रम पे जो जहाज है, मतलब विक्रम एक तो खुद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ठीक, केपेबल होता है, लेकिन खुद एक बहुत बड़ा टारगेट भी प्रेजेंट करता है। सही। उसके साथ शिप्स और सबमरीन्स चलते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक बड़ा कॉस्टली अफेयर है, ये कोई इकोनॉमिकल चीज नहीं। उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी असल वैल्यू उसके ऊपर जो हवाई जहाज होते हैं उनकी होती है। Exactly. एयरक्राफ्ट कैरियर ने उनको लेके जाना होता है और एक डिफरेंट डायरेक्शन से उड़ाना होता है दुश्मन के खिलाफ। ठीक,
तो अगर वो एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो दुश्मन की फजाइया का मुकाबला कर सकें, तो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप को छुपाने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा बिल्कुल टारगेट ठीक। आई विश सर कि ये गुफ्तगू और जो मैं आप यही- तीनों से कर रहा हूँ ये जारी और सारी रहती। क्या करूँ, मेरे पास भी वक्त की किल्लत है, टाइम मेरा खत्म है। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी रेलिवेंट गुफ्तगू आप तीनों ने की। मैं बहुत मशकूर हूँ आप तीनों की तशरीफ आवी का, एक्सपर्ट ओपिनियन आपने दी सूरत हाल में। अगेन मैं वाजे कर दूं कि ये जो इंडियन मीडिया पे आप ताज़ा खबर सुन रहे हैं कि जम्मू पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, ये खबर दुरुस्त नहीं है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।